द कंपनी हैज X company has following capital structure at 31st March 2015 which is considered to be optimum. एक कंपनी की कैपिटल में डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है और टोटल उसकी कैपिटल हो गई 20 लाख और ये लिखा हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, मतलब जिस रेशियो में हमने अलग अलग सोर्स का यूज़ किया है वो ऑप्टिमम रेशियो है। मतलब हमारी 20 लाख की कैपिटल है, उसमें डिवेंचर 3 लाख है जो कि 0.15 होता है, मतलब 15% वेटेज होता है डिबेंचर का टोटल कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर का वेटेज होता है 0.05, इक्विटी का वेटेज होता है 0.80। तो ये ऑप्टिमम लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम भविष्य में कैपिटल और अरेंज करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो उसमें एडिशनल कैपिटल में वेटेज यही रहेगा, मतलब जितना एडिशनल कैपिटल होगी उसमें 15% डिबेंचर से फंड अरेंज करेंगे, 5% प्रेफरेंस शेयर से और इक्विटी शेयर से 80%। कंपनी शेयर की मार्केट प्राइस है 23.6, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2015 के ईपीएस का 50%। ईपीएस लास्ट 10 ईयर के दे रखे हैं, इससे हम ग्रोथ निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रोथ रेट है 10%, मतलब ये हर साल ईपीएस 10% बढ़ता जा रहा है, तो ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 10%। कंपनी कैन इशू न्यू डिबेंचर 16%, नए डिबेंचर अगर इशू करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 होगी और मार्केट प्राइस 96। नया प्रेफरेंस शेयर 9.2 में इशू होगा और डिविडेंड ₹1.10 पर शेयर होगा, 50% टैक्स रेट। आपको नए डिबेंचर, नए प्रेफरेंस शेयर और नए इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है। इक्विटी की कॉस्ट निकालो चाहे केयर निकालो, आती तो सेम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नए डिबेंचर की कॉस्ट निकालते हैं। नए डिबेंचर की कॉस्ट रिडीमेबल है नहीं, ना तो प्रेफरेंस शेयर ना डिबेंचर, तो इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। नए डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट 16% है, तो इंटरेस्ट हो गया 16 रुपये। 1 - टैक्स की रेट हमें दे रखी है 0.5, 50%, 0.50। नए डिबेंचर की जो मार्केट प्राइस है वो है 96 इंटू 100 रुपये इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100, 8.33%। नए प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है केपी, फॉर्मूला होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। एक प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे रखा है नए प्रेफरेंस शेयर का 1.1, नेट प्रोसीड 9.2 इंटू 100 रुपये। 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 100, इट इज 11.956%। फिर के ई फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट D1। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 2015 के ईपीएस का 50% होगा। 2015 का ईपीएस है 2.36, इसका 50% होता है 1.18। एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस रखिए 23.6 इंटू 100 और ग्रोथ रेट होगी 10%। 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 इंटू 100 प्लस 10 के ई 15%। बी पॉइंट में हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है व्हेन नॉन न्यू शेयर वर इश्यूड। नए शेयर इश्यू नहीं करेंगे मगर रिजर्व तो काम आ ही जाएगा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अच्छा यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि हम एडिशनल कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल कितनी और कहाँ से अरेंज करेंगे, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अभी हमारी कंपनी में जो सोर्स हमने यूज़ कर रखे हैं, क्या क्या सोर्स यूज़ कर रखे हैं। अभी हमारी कैपिटल में डिबेंचर है और क्या है, प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी है। इक्विटी या रिजर्व एक ही बात है। अभी हमने हमारी कैपिटल में 15% का वेटेज डिबेंचर का है, 5% का वेटेज इक्विटी प्रेफरेंस का है और 80% वेटेज इक्विटी या रिजर्व का है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एडिशनल कैपिटल चाहे कुछ भी होगी, वेटेज यही रहेगा, कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नए डिबेंचर की कॉस्ट 8.33%, नए प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 11.956% और के ई
और KR सेम 15%. 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8.33 1.25%. 0.05 multiplied by 11.956 0.60%. 0.8 multiplied by 15 12%. Total 13.85%. Next point. How much can be spent for capital investment before new ordinary share must be sold, assuming that retained earning available for next year investment are 50% of 2015 earnings. ये कह रहे हैं मान लो हम नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर हम नए शेयर इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहते, रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करके ही हम नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. तो बताइए कि हम कितना नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल है 2015 के अर्निंग का 50%. तो सबसे पहले तो 2015 की अर्निंग का 50% हमारे पास रिजर्व अवेलेबल कितना है. रिजर्व अवेलेबल 2015 में हमारा अर्निंग पर शेयर है 2.36 और 1 लाख शेयर है. 1 लाख इंटू 2.36, इसका 50% रिजर्व अवेलेबल है. तो 2,36,000 का 50% हमें रिजर्व अवेलेबल है 1,18,000. और कंपनी की पॉलिसी क्या है कि जो रिजर्व होगा मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% होगा. रिजर्व मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा 80% ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 15% तो कहाँ से आएगा, डिबेंचर से आएगा, 5% कहाँ से आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स, और 80% कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से आएगा. तो न्यू इन्वेस्टमेंट हम कितना कर सकते हैं रिजर्व को यूज करके, शेयर इशू नहीं करना है. 1,18,000 ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है जो कि 80% होता है नए इन्वेस्टमेंट के. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.8, नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1,47,500. डी. व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर इससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो, और इक्विटी शेयर की प्राइस 20 रुपये हो जाए जो अभी 23.6 है, 20 रुपये हो जाए तो यहाँ पर कई चेंज हो जाएगी. D1 हमारा D1 है 1.18, नेट प्रॉफिट हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस ग्रोथ रेट हमें दे रखी है 10%. 1.18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस 10, 15.9% हमारी KE हो जाएगी जो पहले 15% थी. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा फिक्स है, कंपनी का रूल कि जितनी भी कैपिटल अरेंज करेंगे उसमें डिबेंचर का पैसा होगा 15%, 5% पैसा होगा प्रेफरेंस शेयर का और 80% फंड होगा इक्विटी शेयर का. वेटेज 0.15, 0.05, 0.80, ये हो गया टोटल 1. डिबेंचर की कॉस्ट, नए डिबेंचर की कॉस्ट, नए डिबेंचर की कॉस्ट है 8.33%, नए प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 11.956% और अब इक्विटी की कॉस्ट हो जाएगी 15.9%. 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8.33, 1.25%, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 11.956, 0.60% and 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15.9, 12.72, 1.25, 0.6 और 12.72, 14.57% is marginal cost of capital.